रिकॉर्डिंग का मैसेज कर स्क्रीन शेयर। एक मैम एनपीओ का हम लोग का 3 क्वेश्चन बाकी है। एक यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था 3 और एक इलास्ट्रेशन 8 बाकी। ठीक है, तो पहले यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। इलास्ट्रेशन 8 को लास्ट में ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। देखो बोले द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लाइन क्लब। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दे दिया है। ओपनिंग बैलेंस कैश का, बैंक का, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, एंट्रेंस, डोनेशन, इंटरेस्ट रिसिप्ट, सेल्स ऑफ एसेट, मिसलेनियस इनकम रिसिप्ट है, कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट। मतलब ये सारे जगह से रिसिप्ट हुआ, मतलब ये सब सेक्शन से। ठीक है, रिसिप्ट हुआ। सैलरी, खर्चे में सैलरी, क्रेडिटर का पेमेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन, रिपेयर, मेंटेनेंस, ग्लास एंड टेबल लाइनर, क्रॉकरी एंड कटलेरी, गार्डन अपकीप, मेंबरशिप फीस, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये खर्चा और ये सब हम लोग का ओपनिंग क्लोजिंग, और ये रिसिप्ट ये दिया हुआ है रिसिप्ट पेमेंट। अच्छा, फिर इसके बाद एसेट एंड लाइबिलिटीज दिया है 1421 का, मतलब ओपनिंग। ठीक है, फिक्स्ड एसेट दिया है। फिर उसके बाद स्टॉक, इन्वेस्टमेंट इन 12% सिक्योरिटीज, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड इंश्योरेंस, सन्ड्री क्रेडिटर, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस, एंट्रांस डोनेशन रिसिप्ट, पेंडिंग मेंबरशिप, ग्रेजुइटी फंड। फिर बोला है द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड व्हाइल ड्राइंग ऑफ द अकाउंट्स। तो बोल रहे सब्सक्रिप्शन का दिया हुआ है। देखो, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस एज ऑन दिस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है, सैलरी का एडजस्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का है। 50% एंट्रांस डोनेशन कैपिटलाइज्ड होगा, मतलब एंट्रांस डोनेशन का एडजस्टमेंट है। फिर बोल रहे देयर वाज नो पेंडिंग मेंबरशिप एज ऑन 31 मार्च 2022। तो बोल रहे मेंबरशिप फीस किसी तरीके का पेंडिंग नहीं है। अच्छा, अब ये सब देखेंगे कैसे एडजस्ट होगा। फिर बोल रहे द कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड नेट एज ऑन इतना। तो बोल रहा है एसेट जो बिका उसका कॉस्ट है 10,000, डेप्रिसिएशन 10% ऑन एसेट, सम ऑफ 20,000 रिसिप्ट October 21 as entrance donation from an applicant was to be refunded as he has not fulfilled the requisite membership qualification. The refund was made on 3/6/2022। मतलब ये भी हम लोग का हो गया मेंबरशिप फीस को लेके बात। ठीक है, फिर बोल रहे परचेज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर इतना, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इतना। तो इसका मतलब इनका भी ट्रेडिंग होगा, जैसे हम लोग जो एजुकेशन वाला कर रहे थे ना, तो बोल रहे हैं कि इतना स्टॉक परचेस किया, क्लोजिंग स्टॉक इतना बोल रहा है, मतलब इनके पास स्टॉक है जो कि ये लोग बेचते हैं। द क्लब एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी चार्ज ऑफ टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल परचेस मेड ऑन अकाउंट ऑफ क्रॉकरी, कटलेरी, ग्लास एंड लाइनन इन द ईयर ऑफ परचेस। बोल रहा है कि ये इनका पॉलिसी है कि ये इनकम एक्सपेंडिचर में सारे परचेज जो भी इस रिलेटेड होते हैं, ये 4 आइटम, ये 3 आइटम, ये एक ही आइटम है, ये बोल रहा है कि ये लोग इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। नॉर्मली इस तरीके की चीजों को हम लोग ट्रेडिंग में दिखाएंगे ना, मिट्टी के बर्तन वगैरह, ठीक है, कांच के बर्तन वगैरह। तो ये सब जो है ये सब स्टॉक है, बट बोल रहा है कि ये ट्रेडिंग में नहीं दिखाना है, इसको कहाँ दिखाना है, इनकम एक्सपेंडिचर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने बोला है 2022 along with necessary workings। तो मेन तो सोल्यूशन का 2 ही पार्ट होगा, एक इनकम एक्सपेंडिचर होगा और एक जो है बैलेंस शीट होगा। लेकिन हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कैपिटल फंड नहीं। ठीक है, तो लिखो इन द बुक्स ऑफ लायन इनकम एंड एक्सपेंडिचर account for the year ended 31st March 2020।
अच्छा, इनकम एक्सपेंडिचर लेकिन स्पेस लेके बनो। फिर बैलेंस शीट एज एट 31st of March 2022। अच्छा, बाकी जो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा वो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ओपनिंग कैश और बैंक। ये कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो वो तो वर्किंग नोट में बनना चाहिए। तो पहला वर्किंग नोट वैसे भी बोल दिया, वर्किंग नोट हमें बना लेना है, जो भी हमें बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 1, बैलेंस शीट 31st of March 2021, या 1 अप्रैल भी लिखा जा सकता। 1 अप्रैल लिखने से 22 ओपन 1 अप्रैल है, मैंने 31 मार्च 2021, सॉरी 1/4/21, 1/4/20। अच्छा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्या मिला? कैश। कैश भी था और बैंक बैलेंस भी था। कैश 10,000, बैंक 3850। कैश 10,000, बैंक 3850। अच्छा, फिर बोला है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। तो इसका भी चाहो तो वर्किंग बना सकते हो। कितना सारा एडजस्टमेंट है? तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट बाई सब्सक्रिप्शन बोल के जगह छोड़, कहाँ लिखोगे? इनकम एक्सपेंडिचर में लिखो बाई सब्सक्रिप्शन। बाई सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में लिख लेते जो डेटा दिया हुआ है। 2,02,750। 2,02,750, ठीक है। अब देखो, दो चीज हो सकता है, या तो सब्सक्रिप्शन लिखने के बाद बाकी चीज लिखते जाओ, या सब्सक्रिप्शन वाला एडजस्टमेंट ढूंढ के कर लो। दोनों में से कोई एक। तो चलो एडजस्टमेंट ढूंढ के कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला है सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड इन एडवांस 18,000। तो ये लेस होगा क्योंकि ये 2022 में एडवांस लिया है, तो 23 का है। तो इनकम एक्सपेंडिचर में इस बार तो दिखेगा नहीं। 18,000 फिर हो जाएगा लेस। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो बोला है 31 मार्च 2022, तो इस साल का इनकम है, तो ऐड हो जाएगा 7,000। तो कितना आ रहा है? 91। 91 में 94 देखो तो। ও, আরেকটা কিছু আছে অ্যাডজাস্টমেন্ট, আরেকটা কিছু আছে দেখিনি। অ্যাসেট আর লাইবিলিটিতে আছে। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये रहा 12। हाँ, यहाँ पर भी रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो यहाँ पर भी अच्छा, ठीक है। हाँ, ये जो एसेट एंड लाइबिलिटीज इसमें भी था। हाँ, ये ओपनिंग वाला था। तो इस इतना सारा चीज यहाँ पर कैसे करेंगे?
कर सकते हो बट खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, कर सकते हो तो छोड़ो, वर्किंग नोट ही बना लेते हैं, क्योंकि अब चार चार चीज एडजस्ट करोगे, हम तो बोल देंगे ये ऐड करो ये लेस करो, बट तुम लोग कोई प्रॉब्लम होगा। वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, सब्सक्रिप्शन। तो जो डेटा मिला हुआ है पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट से, सब बाका बाका हो गया। बाई बैंक या कैश 2,02,750, ये लिखा हुआ रहने देते क्योंकि वो ढूंढने में ना दिक्कत हो रहा है, पूरा लिख लेते फिर उसके बाद ही देखेंगे, नहीं तो पता नहीं कहाँ क्या छूट जा रहा है। ठीक है, ऐसे रहने दे, बाकी चीज बाद में लिख लेंगे। अच्छा, अब क्योंकि पेज चेंज करना पड़ रहा है ना, सेम पेज में होता है तो वो दिख जाता है पॉइंट आउट करने से। ठीक है, फिर बोल रहा है एंट्रांस डोनेशन, तो इसके लिए बोला था कि कैपिटलाइज्ड करना पड़ेगा कितना, 50%, लेकिन इसके साथ दूसरा एडजस्टमेंट भी था। ठीक है, तो अभी बाई एंट्रांस डोनेशन बोल के लिख के रख दो और उसका वर्किंग नोट बनाएंगे। उसमें दो तीन एडजस्टमेंट था, याद करो। एंट्रेंस डोनेशन बोल के वर्किंग नोट 3 लिख लो, ठीक है, और नीचे एक वर्किंग नोट बना डोनेशन बोल के। वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है। तो डोनेशन, अब देखो लेजर भी बना सकते हो नॉर्मल भी कर सकते हो, दोनों दिखा देंगे। ठीक है, डोनेशन हम लोग के पास यहाँ रिसिप्ट में कितना दिख रहा है, 1 लाख, तो क्या लिखोगे, बाई बैंक 1 लाख। अच्छा, बाई बैंक 1 लाख, ठीक है। फिर इंटरेस्ट रिसीप्ट, अच्छा इंटरेस्ट रिसीप्ट में कोई एडजस्टमेंट था, हाँ था, इंटरेस्ट रिसीप्ट में भी एडजस्टमेंट था, दिखा देते हैं, ये देखो। ये जो सिक्योरिटीज है ना, इसमें इसमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 5 लाख पे 12% कितना होता है, बट यहाँ रिसिप्ट कितना हुआ है देखो, तो फिर आउटस्टैंडिंग होगा। ठीक है, तो इसमें भी एडजस्टमेंट होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं बाई इंटरेस्ट, इनर कॉलम में लिख लो 58,000। ठीक है, इंटरेस्ट के बाद है सेल ऑफ एसेट, तो सेल ऑफ एसेट तो हम लोग यहाँ लिख नहीं सकते हैं, क्या लिखना पड़ेगा, एसेट बेच के अगर किसी तरीके का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो वो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर एसेट का एक अकाउंट बना लेना चाहिए। ठीक है, फिक्स्ड एसेट हमारा दिख रहा है, ये देखो है एसेट लाइबिलिटी से, तो वर्किंग नोट नंबर 4, फिक्स्ड एसेट। अच्छा, सेल ऑफ एसेट जो वहां दिख रहा है वो तो मेरा रिसिप्ट हुआ है ना उतना पैसा, तो उसको क्या लिखेंगे, बाय बैंक, बाय बैंक कितना, 8,000। ठीक है, अच्छा, फिर बोल रहा है मिसलेनियस इनकम, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इसको डायरेक्टली लिख दो, बाय मिसलेनियस इनकम 9,000। एक लाइन जगह छोड़नी चाहिए, बाय मिसलेनियस इनकम, यहाँ आउटस्टैंडिंग लिखेंगे, बाय मिसलेनियस इनकम 9,000। फिर बोल रहा है रिसिप्ट, ये सबसे रिसिप्ट हुआ है, तो फिर इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, इसको हमें नहीं बोला है कि इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाओ, ये सब का बोला है। ठीक है, तो हम लोग इसको कहाँ दिखाएंगे, हाँ ट्रेडिंग बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कितना कितना रिसिप्ट हुआ है, हाँ ये सब इनकम हुआ, इसका मतलब सेल। ठीक है, तो बना लेते हैं ट्रेडिंग बोल के, वर्किंग नोट नंबर 5, बाई
रिसिप्ट, मतलब वही सेल, सेल को रिसिप्ट लिख दिया। कॉफी रूम 10,70,000। सॉफ्ट ड्रिंक 5,10,000। स्विमिंग पूल 80,000। और टेनिस कोर्ट 1,02,000। टोटल करोगे तो 17,62। ठीक है, अब इसका प्रॉफिट या लॉस, मतलब इधर सेल लिख दिया, तो जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा तो हम लोग प्रॉफिट को निकालेंगे, तो उसको इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो वैसे भी जो रिसिप्ट पेमेंट में होगा वो एक ही जगह पे आना चाहिए, या तो एडजस्टमेंट में आके एडजस्ट होकर उसका इम्पैक्ट वहां आ जाए, ठीक है, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में, या फिर डायरेक्ट वो इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाए। ठीक है, जैसे कि ये वाला अभी जो लिखा, ये डायरेक्टली इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आ रहा है, लेकिन क्या इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आ रहा है? आ तो रहा है। कैसे करके आ रहा है? इसका एडजस्टमेंट होने के बाद, मतलब इसका नेट करके आ रहा है, जो हमें चाहिए जिस हिसाब से वैसे कर रहा है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट बोला है, इधर आना है सैलरी, सैलरी का आउटस्टैंडिंग था। ठीक है, तो लिखो टू सैलरीज, इसका आउटस्टैंडिंग था, इसका एडजस्टमेंट था। ठीक है, तो एग्जाम में तुम लोग को याद नहीं रखना पड़ेगा, तुम लोग तो पॉइंट आउट करोगे ना पेन से, तो तुम लोग को दिख जाएगा। ठीक है, सैलरीज 1,20,000, एक लाइन जगह छोड़ दो क्योंकि आउटस्टैंडिंग था। सैलरीज 1,20,000। अच्छा, फिर इसके बाद है क्रेडिटर 15,20,000, कहाँ लिखोगे? हाँ, ओपनिंग वाले, सॉरी क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में लिखना है क्रेडिटर। इसमें भी एडजस्टमेंट था। ठीक है, तो इसका भी वर्किंग नोट बनेगा। कितना नंबर वर्किंग नोट? 6। वर्किंग नोट नंबर 6, क्रेडिटर। तो ये जो डेटा है इसको कैसे लिखेंगे? ये हम लोग का क्लोजिंग क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर क्या होता है? लाइबिलिटी। तो क्लोजिंग लाइबिलिटी किधर होगा? टू, टू होगा। टू बैलेंस सीडी 92,000। टू बैलेंस सीडी है 90, सॉरी ये क्लोजिंग बैलेंस थोड़ी है, ये तो रिसिप्ट पेमेंट में है, मैंने गलत बता दिया ना, मतलब ये तो पेमेंट किया है क्रेडिटर को 15,20,000, ये तो रिसिप्ट पेमेंट में है। आम्ही क्रेडिटर माने क्लोजिंग बैलेंस बोलत रिसिप्ट ईयर हिसाब 15,20,000 पे किया है, तो क्या एंट्री किया होगा? क्रेडिटर टू कैश या बैंक। ठीक है, तो टू बैंक या कैश, जो भी लिखना चाहो लिखो। 15,20,000, 15,20,000। अच्छा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था शायद ना, नहीं था। 70,000 लिख दो डायरेक्टली इनकम एक्सपेंडिचर में जाके, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशन, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना बोला? 70,000। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 70,000। फिर पोस्टेज, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, 40,000। टू पोस्टेज 40,000। पोस्टेज के बाद है टेलीफोन एंड टेलेक्स, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, 52,000। 52,000। अच्छा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 48,000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था।
टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस 48,000। अच्छा, फिर है ग्लास एंड टेबल लाइनिंग, जिसको बोला है कि हम लोग को यहाँ पर लिखना है, तो 12,000 लिखो। मतलब हम लोग को देखना नहीं है कि ये इसका नेचर क्या है, फिक्स्ड है, करेंट एसेट है, क्या है, हम लोग को बोला है लिखने के लिए, तो हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, कि इसके रिलेटेड कोई भी खर्चा है तो हमें यहीं पर इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना है, तो 12,000। और उसके बाद क्रॉकरी भी, ये रहा, क्रॉकरी एंड कटलेरी 14,000। फिर इसके बाद गार्डन अपकीप 8,000, ये भी लिख दो, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं। 8,000। फिर इसके बाद है मेंबरशिप फीस, इस पे लेकिन एडजस्टमेंट, हाँ है ना, मेंबरशिप फीस। इसको इनर कॉलम में लिख दिया 4,000। अच्छा, इंश्योरेंस, इसमें एडजस्टमेंट नहीं था, इंश्योरेंस का तो कुछ नहीं बोला था, कितना है, 5,000 की था, देख लेते हैं। याद नहीं आ रहा है तो, सब्सक्रिप्शन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, एंट्रेंस फीस, एसेट डेप्रिसिएशन, डोनेशन। अच्छा, यहाँ था, यहाँ है, देखो प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पर है। अच्छा, ठीक है, तो फिर एडजस्टमेंट है 5,000। अच्छा, फिर इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें एडजस्टमेंट था, वो तो नीचे ही दिया हुआ था, आउटस्टैंडिंग 20। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस कैश का 8,000, बैंक का 2,24,600 लिखो। बैंक 2,24,600 और कैश 8,000। ठीक है, तो फिर हम लोग का देखो रिसिप्ट पेमेंट सारा लिख लिया, अब हम लोग आते हैं इसमें एसेट लाइबिलिटी। फिक्स्ड एसेट का 5 लाख कहाँ लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो लिखो फिक्स्ड एसेट 5 लाख, ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट 5 लाख। और देखो हम लोगों ने ना एक एसेट अकाउंट ओपन किया था एडजस्टमेंट के लिए, तो वहां पर लिखेंगे टू बैलेंस बीटी 5 लाख। अच्छा, फिर इसके बाद स्टॉक, ये क्या स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में 3,80,000, कौन से वाले, ओपनिंग वाले बैलेंस शीट। स्टॉक, स्टॉक है 3,80,000। ठीक है, अच्छा ये वाला स्टॉक और कहाँ जाना चाहिए, हाँ ट्रेडिंग में जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक 3,80,000। फिर बोल रहा है इन्वेस्टमेंट इन 12% सिक्योरिटीज 5 लाख, तो इन्वेस्टमेंट था, पहला बात है 5 लाख का, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो, इन्वेस्टमेंट 5 लाख, इन्वेस्टमेंट 5 लाख। अच्छा,
अब यहाँ पर जो 12% इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसके हिसाब से वो होना चाहिए हम लोग का 60,000। ठीक है, तो यहीं पर एडजस्टमेंट भी कर लेंगे। यहाँ इंटरेस्ट में आ जाओ, यहाँ पर आउटर कॉलम में कितना लिखोगे 60,000, बट रिसिप्ट कितना किया है 58, तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2,000। अच्छा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 5 लाख इंटू 12% इंटू 12/12, तो यहाँ लिख लो क्यों ऐसा किया, 5 लाख इंटू 12% इंटू 12/12। और ये आउटस्टैंडिंग कहाँ दिखाएंगे, हाँ जो ओपन क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट है वहां पर दिखाएंगे हम लोग एक्रूड इंटरेस्ट बोल के। हाँ वो तो दिखाएंगे ही साथ और एक चीज भी दिखाना है, इन्वेस्टमेंट, वो भी तो दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हमारे साथ है, बेचा है ऐसा तो नहीं बोला है। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 12%। अच्छा, ये 5 लाख, और इसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट 2,000। अच्छा, फिर बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट पे, क्योंकि देखो ये सारा ओपनिंग का डेटा है इसीलिए ओपनिंग में जा रहा है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,000 किधर लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखे नहीं है 12,000। अच्छा, अब इसको हम लोग एडजस्टमेंट में भी लिखेंगे टू बैलेंस पीटी, ओपनिंग इन मतलब आउटस्टैंडिंग, क्योंकि इनकम है तो ओपनिंग एसेट हो जाएगा 12,000। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में भी लिखो 12,000। ठीक है। अच्छा, अब देखो प्रीपेड इंश्योरेंस, तो ये कहाँ लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, तो यहाँ लिखते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। हाँ, इसका हम लोगों ने कोई अकाउंट नहीं बनाया, नहीं बनाया, ठीक है, हम लोग इंश्योरेंस के वहां लिख सकते हैं, लेस होगा कि ऐड होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीवियस ईयर का है, तो प्रीवियस का प्रीपेड मतलब वो इस साल को रिलेट कर रहा था, तभी तो प्रीवियस को प्रीपेड बोल रहे थे। अगर हम लोग 2000, ये कौन सा ईयर है 2021, 2021 में अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये मेरा प्रीपेड है, तो वो कौन से ईयर को रिलेट करेगा, 21-22 को, तो इस साल के खर्चे में क्या होना चाहिए ऐड। ठीक है, तो लिखो मतलब पिछले साल ही ये खर्चा दे दिया था जो इस साल का है, तो इस साल का खर्चा तो ऐड करना पड़ेगा, वो ऐड करेंगे प्रीपेड। ठीक है, प्रीपेड ये 2021 का है, ठीक है, इसीलिए ऐड किया 1,000, तो कितना आ जाएगा 6,000। और अगर तुम लोग इसका अकाउंट बनाते तो हम यहाँ पर दिखा देते एक बार शॉर्ट में। तो पहला बात है ये 5,000 हम लोगों ने लिया था रिसिप्ट पेमेंट से, ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे टू बैंक कितना 5,000, और प्रीवियस ईयर का प्रीपेड है तो एसेट है, ठीक है, तो एसेट होने से किधर ब्रॉट डाउन होगा इधर। ठीक है, तब टोटल क्लोज हो जाएगा, और बाई क्या लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि और तो कोई है नहीं इसमें एडजस्टमेंट, है ना, तो फिर इसीलिए हुआ। अच्छा, ये वाला भी हम लोगों का दो जगह पे चला गया, सारा एडजस्टमेंट दो जगह पे जाना चाहिए, तो प्रीपेड इंश्योरेंस एक बार यहाँ आया, एक बार ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में चला गया। सन्ड्री क्रेडिटर, ये क्या है, ओपनिंग सन्ड्री क्रेडिटर, बैलेंस शीट में ओपनिंग वाले लाइबिलिटी साइड में आएगा 1,12,000 सन्ड्री क्रेडिटर। 1,12,000, और हम लोगों ने क्रेडिटर का अकाउंट बनाया था, ठीक है, तो क्या लिखेंगे बाई बैलेंस, हाँ ओपनिंग है, बाई बैलेंस बीटी 1,12,000। अच्छा,
फिर सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस, तो लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में ओपनिंग वाले में लिखना है एडवांस सब्सक्रिप्शन 15,000। तो ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन 15,000। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन में बाई बैलेंस बीडी बोल के हम लोग लिखेंगे 15,000। हो गया, दो जगह पे गया डेटा। अच्छा फिर इसके बाद देखो एंट्रेंस डोनेशन रिसिप्ट पेंडिंग मेंबरशिप 1 लाख। इसका मतलब बोल रहा है एंट्रेंस डोनेशन रिसिप्ट किया है हम लोगों ने, बट मेंबरशिप दिया नहीं है अभी तक। मतलब पैसा मिलने के बाद मेंबरशिप देते हैं ना, तो ये क्या हो गया, एडवांस लेने जैसा हो गया ना। पैसा ले लिया बट जिस काम के लिए लिया वो काम अभी तक किया नहीं, मतलब मेंबरशिप अभी दिया नहीं, तो ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। मतलब एक इनकम है अगर, क्योंकि पहले से ले लिया है तो लाइबिलिटी जैसे सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है। तो वैसे ही तो इधर लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे ओपनिंग वाले में एंट्रांस डोनेशन रिसिप्ट पेंडिंग मेंबरशिप 1 लाख। मतलब नाम ऐसा दिया है, बाकी सब्सक्रिप्शन एडवांस जैसा है वैसा ही एडवांस एंट्रेंस फीस है। एडवांस इसीलिए क्योंकि अभी तक मेंबरशिप हम लोगों ने उन्हें लिया नहीं। अब देखो मैंने ये दो जगह पे जाना चाहिए। अब देखो एक तुम लोग को डोनेशन का मैंने एक अकाउंट बनवाया था, ठीक है। तो अब ये डोनेशन जो रिसिप्ट है ये लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी ओपनिंग है, किधर जाएगा, बाई बैलेंस बीटी। कितना लिखेंगे, 1 लाख। ठीक है, हम लोगों ने 1 लाख का डोनेशन ओपनिंग में एडवांस ले रखा था, तो हम लोग के लिए वो पैसा लाइबिलिटी था, ठीक है। अच्छा फिर बोल रहा है ग्रेचुइटी फंड, तो फंड क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। तो ग्रेचुइटी फंड लिख दो, 1.5 लाख का। कहाँ लिखोगे, ओपनिंग वाले बैलेंस शीट पे। ग्रेचुइटी फंड कितना बोला मैंने, 1,50,000। अच्छा अब ये और कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि बोला तो नहीं है कि ये फंड और हमारे साथ आगे नहीं रह रहा है, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखो ग्रेचुइटी फंड। वैल्यू भी उतना ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं था। जैसे इन्वेस्टमेंट का किया वैसे ही इसका कंसेप्ट है। और इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट का भी बात था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अच्छा अब ये सब एडजस्टमेंट में आते हैं। सब्सक्रिप्शन, अब देखो दोनों ही सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है 1 और 2। एक है एडवांस, एक है हम लोग का आउटस्टैंडिंग। तो ये एसेट है, ये लाइबिलिटी, और दोनों ही क्लोजिंग ईयर का है। तो क्लोजिंग एसेट और क्लोजिंग लाइबिलिटी, तो एक बार तो लिख दो जो एडजस्टमेंट वर्किंग नोट बना रहे हो उसमें, और एक बार बैलेंस शीट में लिखना है क्लोजिंग वाले। तो यहाँ पर एडवांस जो है वो लाइबिलिटी है 18,000 का, तो लाइबिलिटी क्लोजिंग किधर जाएगा, इधर आएगा टू बैलेंस सीडी। कितना हो जाएगा, 18,000। और बाई बैलेंस सीडी, हाँ बाई बैलेंस सीडी 7,000। अच्छा इसको हमें बैलेंस शीट में भी लिख लेना है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन और एक क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000 और एडवांस सब्सक्रिप्शन 18। ठीक है। अच्छा फिर देखो ये दोनों पॉइंट हो गया। बोल रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी 8,000, इलेक्ट्रिसिटी 15,000। तो क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद पीएल में लिख देंगे, ठीक है। हम पहले यहीं पर लिख रहे हैं क्योंकि मेरा ये ओपन है पेज। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो सैलरी था 8,000, सॉरी सॉरी है 8,000 और 15,000।
8,000 और 15,000। अब ये दोनों को कहाँ लिखोगे? इनकम एक्सपेंडिचर में देखो एक एक लाइन जगह छोड़ा हुआ है, 8,000 और 15,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 तो कितना हो जाएगा? 1,00,000। 1,28,000 और इलेक्ट्रिसिटी एट आउटस्टैंडिंग 15,000 तो कितना हो जाएगा? 33 तो 43 43,000। फिर बोल रहे 50% ऑफ द एंट्रेंस डोनेशन वाज टू बी कैपिटलाइज, देयर वाज नो पेंडिंग मेंबरशिप एज ऑन 31 मार्च 2022। जैसे मेंबरशिप पेंडिंग रखा था इन्होंने प्रीवियस ईयर, बट इस ईयर कोई भी मेंबरशिप पेंडिंग नहीं रखा है, लेकिन 50% एंट्रेंस डोनेशन का हमें कैपिटलाइज करना है। तो डोनेशन वाले अकाउंट में जाओ, ठीक है, तो 50% कैपिटलाइज करने बोला है। तो टोटल डोनेशन कितना आया है? हाँ, लेकिन हमें तो टोटल का करना पड़ेगा ना। अच्छा, इसमें ना और एक एडजस्टमेंट भी होगा, और एक एडजस्टमेंट भी होगा, ठीक है। 50% हमें, तो एक काम करो, 50% डोनेशन कैपिटलाइज होगा तो यहाँ पर जो है कैपिटल फंड, और उसके नीचे लिख दो एंट्रांस डोनेशन बोल के, एंट्रांस डोनेशन बोल के यहाँ पर आ जाएगा। ऐड भी कर सकते हो, एंट्रांस डोनेशन बोल के आएगा। इसमें वर्किंग नोट नंबर कितना था वो लिख देते हैं, 3। और एक बार लिखना है इनकम एक्सपेंडिचर में बाय एंट्रांस डोनेशन वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है। ये एडजस्ट हो जाने के बाद ही हम लोग लिख पाएंगे। इसमें और एक एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो 50% अभी नहीं कर सकते हम लोग। द कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड, जो एसेट बिक गया उसका कॉस्ट था 10,000, कितने में बिका था? 8,000। देखो जो एसेट अकाउंट है उसमें जाओ, तो क्या लिखोगे? जो कॉस्ट ऑफ एसेट चला गया तो उसमें प्रॉफिट कितना आया, तो 2PL बोल के लिख दो, ठीक है। 2PL बोल के लिखना पड़ेगा 2,000। 2PL होगा। लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ। तो 8,000 में बिका ना 10,000 का एसेट, লস হচ্ছে। তো 10,000 এর জিনিসটা 8,000, হ্যাঁ लॉस হচ্ছে ना। तो लॉस होने से बाई पीएल, पीएल तो नहीं लिखोगे, क्या लिखना पड़ेगा? बाई इनकम एक्सपेंडिचर कितना हो जाए? 2,000, ठीक है। 10 সেল তো লিখা था पहले, সেলটা আগে লিখলাম না 8,000, ওটা লিখে দিয়েছি। এটা উপরে লিখছি না, এটা মাইনাসটা করে দেখিয়ে দিই। बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर 10,000 माइनस 8,000 तो कितना आ जाएगा? 2,000। तो इसका इम्पैक्ट आना चाहिए। तो देखो 10,000 और 8,000 कोई भी इंडिविजुअली तो हमारा वहां जा नहीं सकता है, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में। तो इसका लॉस आया तो क्या लिखोगे? टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, या एसेट जो भी लिखो, 2,000 टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 2,000, ठीक है। अच्छा, और तो कुछ लिख नहीं सकते अभी। एक चीज लिख सकते हो, जब यहाँ पर, अच्छा नए वाले में लिखेंगे तब देखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन एसेट। बोल रहा है डेप्रिसिएशन लगना चाहिए 10% करके एसेट पे, ठीक है। तो एसेट का अकाउंट देखो, पहले यहाँ पर कितना है टोटल डेप्रिसिएशन, यहाँ निकाल सकते हैं ना, 5,00,000, ठीक है। जिसमें से 10,000 का एसेट बिक गया, 10,000 यहाँ दिख भी रहा है, ये देखो 8,000 रिकवर किया, जो नहीं कर पाया वो लॉस। तो 5,00,000 में से 10,000 का एसेट बिक गया, तो कितने का एसेट पड़ा हुआ है? 4,90,000। और डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? हाँ, 4,90,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अभी एक बार क्लोजिंग निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा? बाई बैलेंस सीडी कितना आ गया? 4,00,000
90,000 ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, या फिर ये निकाल के फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, दोनों में से कोई भी एक किया जा सकता है। देखो सीधा हिसाब है, 5 लाख में से 10,000 का एसेट बिक गया, क्यों? क्योंकि मुझे कॉस्ट बोला था कि 10,000 कॉस्ट का एसेट सोल्ड आउट हो गया है, ठीक है। तो अब ये टोटल हो गया इधर 5 लाख, तो क्लोजिंग एसेट हम लोग का कितना आएगा? 4,90,000 से डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद। तो यहाँ पर लिखो फिक्स्ड एसेट क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में कितना लिखेंगे? हाँ, अभी वर्किंग नोट कितना आया ना? वर्किंग नोट नंबर था 5 4,90,000 और लेस कर दोगे डिप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10%, तो कितना हो जाएगा? 49,000। तो बैलेंस आ जाएगा 41 रुपए। 4,41,000। अच्छा, अब डेप्रिशिएशन 49,000 कहाँ लिखोगे? एक्सपेंडिचर में, टू डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 49,000। अच्छा, बोल रहा है सम ऑफ 20,000 रिसीव्ड इन अक्टूबर 2021 एज एंट्रांस डोनेशन, जिस वजह से हम लोग एंट्रांस डोनेशन वाला कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है। फ्रॉम एन एप्लीकेंट वाज टू बी रिफंडेड, बोल रहा है 20,000 का हम लोगों ने अक्टूबर 21 में किसी से एंट्रांस डोनेशन लिया था, जो हमें क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा, एज ही हैज नॉट फुलफिल्ड द रिक्विजिट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन, क्योंकि उसका मेंबरशिप क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उसको मेंबरशिप नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग इस पैसे को रिटर्न करने वाले हैं, लेकिन पैसा रिटर्न कब होगा? ईयर खत्म होने के बाद, 3/6/2022 यानी जून में खत्म होगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? तो देखो, पहला बात है कि हम लोगों ने इनकम डोनेशन का कितना दिखा है, एक बार डोनेशन वाले इसमें जाओ, देखो समझ में आएगा। हम लोगों ने ये जो 1 लाख लिखा है, ये पता चल रहा है कि हम लोगों ने एडवांस डोनेशन ले रखा था। फिर ये बाई बैंक बोल के लिखा है, इस साल हम लोगों ने डोनेशन रिसीव किया, क्या इसमें ये 20,000 रिसीव है कि नहीं? क्योंकि ये अक्टूबर 21, क्योंकि ये वाला साल तो मार्च से अप्रैल है, तो अक्टूबर 21, तो क्या ये हम इनकम दिखा सकते हैं? जब ये पैसा मुझे वापस ही करना है, तो क्या हम इसे इनकम दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो मुझे अगर रिफंड करना है, अभी तक मैंने किया नहीं है, तो वो पैसा मेरे लिए क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी। तो क्लोजिंग लाइबिलिटी किधर लिखोगे? ठीक है, क्लोजिंग लाइबिलिटी किधर लिखोगे? टू बैलेंस सीडी बोल के लिखोगे। अच्छा, और इसको और कहाँ लिखना चाहिए हमें? डोनेशन रिफंड बोल के, या फिर रिफंडेबल बोल के हम लोग अपने ये क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में लिखेंगे, डोनेशन रिफंडेबल। कितना हो जाएगा? 20,000, ठीक है। अच्छा है, हाँ। ये लाइबिलिटी हो गया, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, वैसा ही, बस इसका मतलब अलग से बोला है, बस वही देख लो, बट ट्रीटमेंट तो वैसा ही है, सेम है, ठीक है। अच्छा, अब डोनेशन का देखो, अब कोई और एडजस्टमेंट बाकी हमारा शायद नहीं रह रहा है, ठीक है। चलो ये लिख लिया। अब इसके बाद परचेज मेड दिया है, तो वो ट्रेडिंग में लिखो टू परचेज 15 लाख। टू परचेज 15 लाख, और ये परचेज क्रेडिटर में लिखोगे, क्या लिखोगे? पर बाई परचेज, परचेज टू क्रेडिटर होता है 15 लाख। ये वाला क्यों बना रहे पता है? एक तो परचेज दिया हुआ है, तो परचेज दो जगह जाना चाहिए, तो इसीलिए क्रेडिटर मैंने बनवाया। और दूसरा बात है, हमारे पास क्लोजिंग क्रेडिटर अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए भी बनाना पड़ेगा। और क्योंकि मेरा एडजस्टमेंट दो जगह पे जाता है, तो परचेज कहाँ जाएगा? एक ट्रेडिंग में, दूसरा कहाँ जाएगा? क्रेडिटर। तो मुझे क्रेडिटर अकाउंट तो बनाना पड़ेगा ना। अच्छा, फिर इसके बाद वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000, तो एक बार बैलेंस शीट में दोगे, एक बार ट्रेडिंग में दोगे। बाई क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000। और यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000, ठीक है। अच्छा, फिर
द क्लब एज ए मैटर ऑफ, ये तो हम लोगों ने कर दिया, ये तो एक इंफॉर्मेशन था और तो कुछ था नहीं। तो अब सबसे पहले ना वर्किंग नोट को क्लोज करना है, तब जाके हम लोग अपना इनकम एक्सपेंडिचर ये सब बना पाएंगे, ठीक है। तो वर्किंग नोट 1 क्लोज करो, मतलब ओपनिंग वाला बैलेंस शीट को क्लोज करो। देखो कितना कैपिटल फंड आ रहा है, यहाँ पर आएगा कैपिटल फंड। ₹14,06,850 है। हम्म 10,29,850, और ये हम लोग को कहाँ लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना है 10,29,850 कैपिटल फंड में। 10,29,850। अच्छा, अब वर्किंग नोट 2 में जाओ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, इसको क्लोज करने से इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आएगा वो हमें पता चल जाएगा टोटल। देखेंगे तो 2,24,750। 1,94,750। तो देखो वर्किंग नोट 2 बोल के लिखा है हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर में, वहां लिख दो 1,94,750 लिखो। 1,94,000, 1,94,750। अच्छा। अच्छा, अब ये डोनेशन वाले में आ जाओ। डोनेशन का देखो यहाँ पर टोटल डोनेशन कितना आ रहा है, 2 लाख, जिसमें से मतलब टोटल 2 लाख, ये प्रीवियस ईयर एडवांस लिया था तो वो तो इस साल का ही है ना, तो इस साल का टोटल इनकम कितना, 2 लाख, जिसमें से हम लोग वापस कितना करने वाले, 20,000। तो हम लोग का टोटल डोनेशन कितना हुआ, 1,80,000। अब उसका दो पार्ट होगा, एक पार्ट जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में और एक पार्ट कहाँ जाएगा, कैपिटल में जाएगा, ठीक है। मतलब कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। तो बोलो कितना होगा, 1,80,000 का 90,000 और 90,000 और 90,000, ठीक है। तो डोनेशन का वर्किंग नोट 3 बनाया था, इनकम एक्सपेंडिचर में जाओ, जाके लिखो 90,000, और एक बार बैलेंस शीट में आओ, वहां पर लिखो 90,000। फिक्स्ड एसेट तो कर लिया हम लोगों ने, अब ये ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग को क्लोज करने से प्रॉफिट का पता चलेगा। टोटल 19,72,000, प्रॉफिट 92,000 टू जीपी। तो ये कहाँ लिखना है, 92,000 को इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में बाय प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन लिख दो, मतलब इनका जो एक्टिविटी है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन या एक्टिविटी जो भी बोल। मैंने इंट्रांस डोनेशन दो दो बार लिख दिया गलती से। बाय प्रॉफिट, वर्किंग नोट नंबर এটা কত ছিল, লাস্টের আগে 5। और एक क्रेडिटर बाकी है, क्रेडिटर का देखो কত বলছো, 16 लाख 12, और इधर टू बैलेंस सीडी 92,000। तो ये हम लोग को लिखना है 92,000 को क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्रेडिटर 92,000। बस और तो कुछ है नहीं अब।
एक एक करके हमें क्लोज करना है। तो सबसे पहले इनकम एक्सपेंस, इसका तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा हमें। हाँ, वो उसके साथ इंक्लूड होके रखा है, तो इसको आउटर में तो अलग से ही, मतलब सिर्फ मेंबरशिप फीस का वैसा कुछ नहीं, वो लैंग्वेज में था तो मुझे लगा, मतलब ध्यान नहीं आया, वो लैंग्वेज दिया था कि मेंबरशिप हम लोगों ने, ये मेंबरशिप फीस नहीं है, एंट्रेंस डोनेशन फीस जिसमें मेंबरशिप दिया जाएगा कि नहीं दिया गया है वो बोला है, और मेंबरशिप फीस अलग होता है, मेंबर हो जाने के बाद मेंबरशिप फीस दिया जाता है, ठीक है। तो वो उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं था, वो लैंग्वेज जो है उसके हिसाब से मैंने सोचा कि शायद मेंबरशिप का भी कोई एडजस्टमेंट होगा, बट उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं। तो टोटल 4,76,000 হওয়ার কথা, এই দিকটা ডেফিসিট আছে। $4,76,000, 30,250 by deficit, 30,250। अच्छा, इसको कैपिटल फंड में लेस करना, 30,250 না, তুমি অ্যাড করে দিলে বোধহয় ভুল করে দেখো, মাইনাস হবে 9,99,600 মাইনাস হবে। ও, ওটা অ্যাড করে নিয়েছে। হ্যাঁ, আর যদি অ্যাড করে নাও তাহলে হয়তো তোমরা যেটা বলছো না ওটা হবে, আমি বাইরে লিখেছি ওটাকে, অ্যাড করে নিলে তোমাদের যত আসছে অতটা লিখে তো একই ব্যাপার, কোনো অসুবিধা নেই। $13,92,600। 13,92,600। क्वेश्चन काफी बड़ा था और अलग भी था बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट वगैरह अलग है। ठीक है, समझ में आया। लिखे हो? कुछ दिखाना है, देखो कुछ छूट गया है तो हम दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें हमें बोला है कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए और बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो फिर दिया क्या है? दिया है हमें, देखो, समरी ऑफ रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट ऑफ बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड, ये तो फिर रिसिप्ट पेमेंट बना के नहीं दिया बट उसका समरी दे दिया है, जैसे कि ओपनिंग कैश, तो जहां जो जाएगा वो लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ सब्सक्रिप्शन ड्यू, ओपनिंग क्लोजिंग का सब्सक्रिप्शन, एडवांस ओपनिंग क्लोजिंग, स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग क्लोजिंग, अमाउंट ड्यू फ्रॉम मेडिसिन सप्लाई ओपनिंग क्लोजिंग, ये वाला इसका मतलब अमाउंट ड्यू फॉर
क्रेडिटर, ठीक है। तो मेडिसिन जिससे सप्लाई ले रहे हैं उसका पैसा बाकी है, तो वो हमारा क्रेडिटर हो गया। वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, हम लोग को रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाने बोला, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बोला है, दोनों, मतलब सब बनाने के लिए बोल दिया है, कुछ नहीं बात है। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 3, in the books of Bombay Medical Aid Society, receipt and payment account for the year ended 31st of March 2022 ही था शायद, हाँ 2022। तो देखो रिसिप्ट पेमेंट, वो अच्छा 31 दिसंबर 2020। अच्छा देखो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट कितना बड़ा होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक जो इंफॉर्मेशन दिख रहा है उसी का बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 से 10 ट्रांजैक्शन है, ज्यादा जगह नहीं। इतने में हो जाए, ठीक है। और फिर इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st of December 2020। फिर बैलेंस शीट ओपनिंग वाला और क्लोजिंग वाला। अच्छा नहीं, बैलेंस शीट एक ही साल का बोला है, फिर भी हमें तो ओपनिंग बनाना ही पड़ेगा, वो वर्किंग में चला जाएगा। ये इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड बोला है। अच्छा, और फिर यहाँ पर बोला है बैलेंस शीट, लेकिन फिर भी हमें बनाना तो पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो रफ में जाए, ये बस अलग है, ठीक है, मेन सोल्यूशन में नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला बात है कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट हम लोग का किससे स्टार्ट होता है, ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस या दोनों से। तो देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन। ओपनिंग कैश इन हैंड, तो लिखो टू बैलेंस बीडी 8,000, टू बैलेंस बीडी कैश 8,000। और ये वाला कहाँ और लिख दोगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बना लो तो वर्किंग नोट में वहां लिख देना, क्योंकि हमें कैपिटल फंड तो चाहिए होगा बैलेंस शीट के लिए। वर्किंग नोट नंबर 1, ओपनिंग बैलेंस शीट कैश 8,000। फिर देखो बोल रहा है सब्सक्रिप्शन 50,000, तो क्या लिखोगे, टू सब्सक्रिप्शन 50,000। और इसमें कुछ नहीं करना है, मैं ये जस्ट देख देख के लिख देना है, क्योंकि बोल दिया है समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट कुछ नहीं देखना पड़ेगा। ये एक्चुअली इन्होंने फॉर्मेट में नहीं दे के इस तरीके से दे दिया, ठीक है। हाँ, ओ अच्छा, कौन सा
अच्छा अब देखो ये सब्सक्रिप्शन का ना एडजस्टमेंट भी था, तो उसके लिए एक वर्किंग नोट बना लो। वर्किंग नोट नंबर 2, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, अच्छा हम लोग क्या लिखेंगे अभी, बाई बैंक 50,000। ठीक है, फिर इसके बाद बोला है डोनेशन। डोनेशन 50,000 रेस्ड फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बोल रहे हैं ये डोनेशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, तो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो रिसिप्ट पेमेंट में लिखना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देख लो ये देखो छोटा सा ही है क्वेश्चन, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो लिखो डोनेशन, कहाँ लिखोगे, टू डोनेशन, कितना लिखेंगे, 50,000। अच्छा और एक चीज भी है, हमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट भी साथ ही साथ करना चाहिए, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन का तो वर्किंग नोट जब कंप्लीट होगा तब करेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन, वो भूल ही गए बताना, बाय सब्सक्रिप्शन जैसे हम लोग बैलेंस शीट में लिख रहे हैं वहां भी लिखना चाहिए। तो वर्किंग नोट नंबर कितना देंगे, 2, हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट 1 में लगाए। अच्छा वर्किंग नोट के लिए, वर्किंग नोट के लिए वेट करना पड़ेगा, बट यहाँ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ तो रिसिप्ट लिख रहे जो डेटा हमें दिया, बट इनकम एक्सपेंडिचर में तो हम लोग कैश बेसिस पे नहीं, और चेक करना पड़ेगा। अच्छा डोनेशन का क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डोनेशन बोल के 15,000, क्योंकि हमें कैपिटलाइज्ड अगर करने नहीं बोला है तो हम लोग पूरा रेवेन्यू, और वैसे भी क्लियरली बता दिया है फॉर मीटिंग रेवेन्यू। हाँ तो फिर इसको अगर कैपिटल लिख देते हो बाई चांस बैलेंस शीट में, तो वैसे भी ये इस क्वेश्चन के लिए गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोगों को तो क्लियरली बोल दिया है ना। तो फिर ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, रिसिप्ट पेमेंट में तो जाएगा ही, रिसिप्ट हो रहा है तो ठीक है। इसका कोई नोट बना के ये नहीं लिखना है कि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं इधर दे रहे कि उधर दे रहे, इसका तो फिक्स्ड हो गया। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9% पर एनम, 9,000। अच्छा अब ये जो इंटरेस्ट है इसका हमें कहाँ लिखना चाहिए, पहले तो रिसिप्ट पेमेंट में लिख दो, कितना रिसिप्ट किया, 9,000 लिख दो। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000। अच्छा क्या इंटरेस्ट हमारा कहाँ और जाएगा, इनकम में, बाय इंटरेस्ट। अब देखना है कि इसमें क्या कोई एडजस्टमेंट था, नहीं है तो आउटर में 9,000 लिखेंगे, नहीं तो एक बार चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा तो ये 9% पर एनम करके 9,000। अच्छा चलो आगे देखते हैं, यहाँ किसी तरीके का देखो हमारे पास कोई डेटा नहीं है जिससे हम लोग ये फाइंड आउट कर पाए कि ये 9,000 हमारा ड्यूरिंग द ईयर का है, कम है, ज्यादा है, कुछ नहीं, तो फिर हम लोग क्या मानेंगे, यही हम लोग का ड्यूरिंग द ईयर था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 9,000। अच्छा अब यहां से एक और चीज हमें समझना पड़ेगा, अगर मेरा, हाँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट है तो ही तो मेरा इंटरेस्ट मिला है, तो इन्वेस्टमेंट कितना है देखो हमें नॉर्मली क्वेश्चन दे देता है, बट यहाँ से यहाँ देखो किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट का हमें वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे। देखो 9% का मतलब अगर 9,000 है तो 100% का मतलब कितना, क्योंकि 9 रुपए, हाँ 9, इंटरेस्ट कमाने के लिए 100 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा तभी तो 9% होता है, ठीक है। तो अगर 9,000 इनकम अर्न किया है तो कितना इन्वेस्ट किया होगा, तो आंसर हो जाता है 1 लाख। और ये 1 लाख कहाँ लिखेंगे, हाँ बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। और इस साल परचेज किया है ऐसा नहीं लिखा, बाई चांस अगर लिखता कि इस साल परचेज किया इन्वेस्टमेंट तो फिर वो कहा जाता, रिसिप्ट पेमेंट में भी जाता, बट वैसा तो बोला नहीं, हमें बोला है इंटरेस्ट रिसिप्ट हुआ, इस साल खरीदा ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ेगा एसेट साइड में, दोनों एसेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, कितना था, मैंने 100/9 इंटू 9,000, 1 लाख। और यहाँ भी हो जाएगा इन्वेस्टमेंट।
1 लाख है ना। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट भी हम लोगों ने दोनों जगह पे लिख लिया। अच्छा, फिर बोल रहा है पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई। तो पेमेंट पहले तो रिसिप्ट पेमेंट के पेमेंट साइड में लिखो, क्या लिखोगे? टू पेमेंट फॉर मेडिकल मेडिसिन सप्लाई। टू नहीं, सॉरी, ये तो बाई साइड में लिखना पड़ेगा। बाई पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई 30,000। हाँ। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? मेडिसिन सप्लायर को पे किया है तो ये क्रेडिटर का बैलेंस बताने में हेल्प करेगा। तो अगर हम लोगों ने क्रेडिटर अकाउंट नहीं बनाया तो हम लोग को क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्रेडिटर, वो मेडिसिन सप्लायर को क्रेडिटर बोल के लिख दिया। ठीक है, तो पेमेंट जो किया उसको क्या लिखेंगे? टू बैंक 30,000। टू बैंक लिख देंगे 30। फिर ऑनरेरियम डॉक्टर तो लिखो 10,000 बाई ऑनरेरियम टू डॉक्टर। 10,000, और इसका हमारे लिए कोई मतलब एडजस्टमेंट नहीं था, तो फिर ये रिसिप्ट पेमेंट में किधर लिखोगे? एक्सपेंस, हाँ, एक्सपेंडिचर में लिखोगे टू ऑनरेरियम। टेन थाउजेंड टू ऑनरेरियम टू डॉक्टर 10,000। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद सैलरी 28,000। सैलरी पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो इतना ही रिसिप्ट पेमेंट में चला जाएगा और इतना ही इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर मेरा पहले इधर खुला हुआ है तो हम पहले लिख लेते हैं टू सैलरीज 28,000, और उधर बाई सैलरीज 28। सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इधर लिखो बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,000, और फिर इधर टू सन्ड्री एक्सपेंस 1,000। अच्छा, इक्विपमेंट परचेस तो ये लिखेंगे पहले रिसिप्ट पेमेंट में, बाई इक्विपमेंट परचेस 15,000, और इस पे एडजस्टमेंट है। बाई इक्विपमेंट परचेस 15,000। अच्छा, अब ये तो हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में लिख नहीं सकते क्योंकि ये एसेट है, तो इसको हमें एक अकाउंट बनाना चाहिए क्योंकि इस पे हमारा एडजस्टमेंट है। पहला बात, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट बोल के। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 4, इक्विपमेंट। टू बैंक इक्विपमेंट परचेस किया कितने का? 10,000 में 15,000। ठीक है, फिर देखो चैरिटी सो एक्सपेंसेस, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो फिर ये इनकम एक्सपेंडिचर में भी जाएगा, रिसिप्ट पेमेंट में भी जाएगा। बाई रिसिप्ट पेमेंट में लिख रहे हैं बाई चैरिटी सो एक्सपेंस 1,500। देख लेते हैं चैरिटी सो एक्सपेंस, हाँ 1,500, और एक्सपेंडिचर साइड में लिखो टू चैरिटी शो एक्सपेंस 1,500।
फिर बोल रहा है इसका कोई एडजस्टमेंट था नहीं, ठीक है। चैरिटी शो कलेक्शन 12,500, तो इनकम एक्सपेंडिचर में बाई साइड में लिखोगे, बाई चैरिटी शो कलेक्शन 12,500, और रिसिप्ट पेमेंट में रिसिप्ट साइड में लिखोगे टू चैरिटी शो कलेक्शन 12,500। तो इनकम एक्सपेंडिचर में चाहो तो इसका नेट करके लिख सकते थे। नेट करने का मतलब क्या होता है कि मेरा सेम, हाँ सेम जगह पे कलेक्शन 12,500 और उसी जगह पे खर्चा हुआ 1,500, तो कलेक्शन फिर कितना हो जाएगा नेट करने से, हाँ जितना आएगा वो हम लोग को इधर लिख देना है, ठीक है। तो माइनस करके लिख सकते हो, मतलब 12,500 माइनस 1,500, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सब्सक्रिप्शन ड्यू, ओपनिंग और क्लोजिंग। पहला बात है दोनों का दोनों पहले बैलेंस शीट में लिखो। ड्यू मतलब हो गया एसेट, तो ओपनिंग एसेट है 1,500, तो ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,500, और ये हम लोग सब्सक्रिप्शन में टू बैलेंस बीडी बोल के लिख देंगे 1,500, और क्लोजिंग वाला है 2,200, तो बाई बैलेंस सीडी 2,200, और ये हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल के 2,200, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस, ओपनिंग 1,200 और ये 700 लाइबिलिटी है, ठीक है। तो ओपनिंग में लिखो एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन 1,200, और यही वाला हम लोग का बाई बैलेंस बीडी बोल के आ जाएगा 1,200, और जो क्लोजिंग एडवांस है वो है 700, ठीक है। तो इधर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी 700, और उसके साथ साथ क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन 700। अच्छा, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो क्लोजिंग स्टॉक, एक ओपनिंग बैलेंस शीट का क्लोजिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट का क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000, ठीक है। और यहाँ पर चला जाएगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन 15,000, लेकिन ये दोनों का दोनों दो और दो जगह पे तो जाना चाहिए ना, मतलब और एक एक जगह पे दोनों जाएगा, तो फिर ये कहां पर जाना चाहिए, स्टॉक का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 5, स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक कितना 10,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक 15,000, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या एडजस्ट होकर हमारा आने वाला है। अच्छा, फिर बोल रहे हैं अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाईज 9,000 और 13,000, मतलब क्लोजिंग क्रेडिटर और ओपनिंग क्रेडिटर। तो ओपनिंग क्रेडिटर है तो बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 9,000, ठीक है, क्रेडिटर का। और ये वाला हम लोग का ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा क्रेडिटर बोल के 9,000, और क्लोजिंग क्रेडिटर है 13,000, और ये हम लोग को लिखना पड़ेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर बोल के 13,000।
फिर वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 21,000 और 30,000। तो इक्विपमेंट अकाउंट हम लोग ने एक बनाया है, तो उसमें टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी, और इसके अलावा बैलेंस शीट में जाएगा ओपनिंग और क्लोजिंग में। टू बैलेंस बीडी है 21 और ये 30,000, 21 और 30। ठीक है, अच्छा अब यहाँ लिखो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना है इक्विपमेंट बोल के 21,000, और क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में लिखना है इक्विपमेंट बोल के 30,000। अच्छा, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 50 और 48, तो इसमें तो कोई एडजस्टमेंट बोला नहीं, बट हाँ डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग का भी एक वर्किंग नोट कर लो। देखो जिसका क्लोजिंग वैल्यू चेंज होता है ना, तो उसका वर्किंग नोट बनना चाहिए। ठीक है, या तो बनाओ या तो बिना बना के समझ जाओ, ठीक है, तो भी होगा। जैसे देखो बिल्डिंग का ओपनिंग क्लोजिंग तो तुम लोग सही सही लिख दोगे, लेकिन उसका डिप्रिशिएशन भी आ रहा है, वो भी तो पता करना पड़ेगा ना। अगर वो नहीं समझ में आया तो फिर गलत हो जाएगा। जिसका भी ओपनिंग क्लोजिंग में वैल्यू चेंजेस रहता है, ये जैसे ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ रहता है, उसका हमें देख लेना चाहिए 50 और 40, 50 और 48। तो बिल्डिंग बोल के ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना है 48,000। बिल्डिंग जगह नहीं है, एक काम करती हूँ, इसको हटा देते, यहाँ लिख देंगे क्या। बिल्डिंग कितना है ओपनिंग वाला, और क्लोजिंग बिल्डिंग 48,000। बस सब लिख लिया है। अब हम लोग को एक एक करके वर्किंग नोट को क्लोज करते जाना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले मुझे दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस शीट, चलो क्लोज करके देखो टोटल कितना। 1,90,500। ठीक है, हाँ, कैपिटल फंड 1,80,300। कैपिटल फंड को कहाँ लिखोगे, यहाँ पर कैपिटल फंड 1,80,300। अच्छा, उसके बाद कौन सा वर्किंग नोट है, सब्सक्रिप्शन। इसको क्लोज करने से इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा वो पता चलेगा। टोटल 53,400, 51,200 होगा। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 51,200। तो इनकम एक्सपेंडिचर में वर्किंग नोट टू बोल के लिखा होगा, हम लोगों ने यहाँ पर लिख देंगे 51,200। अब क्रेडिटर, तो क्रेडिटर के लिए पहले स्टॉक अकाउंट क्लोज करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक से परचेज मिलता है वो क्रेडिटर में ट्रांसफर होगा। या फिर क्रेडिटर से बैलेंस आ रहा है क्या परचेज का, तो फिर वो पहले निकल बाई परचेज। हाँ, इसमें तो तीन डेटा तो मिला हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग और पेमेंट, तो बाकी परचेज होगा। तो ये हो गया 43,34। ये टोटल हो गया 43,000। अब ये 34 स्टॉक अकाउंट में लिखोगे, ठीक है, क्या बोल के लिखोगे, टू परचेज। टू परचेज बोल के 34,000, 34,000। तो ये कितना हो जाएगा 44, और इधर 44, तो बाकी यहाँ लिखोगे क्या, এটা কনজিউম হবে, পেমেন্ট স্টক। তো মানে আমার 10,000-এর ওপেনিং স্টক ছিল, আরো 34,000-এর কিনেছিলাম, এখন 15,000-ই পড়ে আছে, তার कंज्यूम। तो कंज्यूम कहाँ पर जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर। ठीक है, बाय कंजम्पशन बोल के, बाय कंजम्पशन 29,000 बैलेंसिंग फिगर इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है,
अच्छा, तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्या लिखोगे? टू कंजम्पशन ऑफ स्टॉक, टू कंजम्पशन ऑफ स्टॉक 29,000। ठीक है। अच्छा, यहाँ तो कुछ देखना नहीं है। अब हम लोग को और कौन सा वर्किंग नोट बाकी? इक्विपमेंट, हाँ 36 और इधर 30, तो फिर बाकी क्या हो जाएगा? डेप्रिशिएशन। वाई डेप्रिशिएशन कहाँ ट्रांसफर होगा? इनकम एक्सपेंडिचर में। ये कभी भी रिसिप्ट पेमेंट में नहीं जाएगा क्योंकि ये नॉन कैश आइटम होता है। तो टू डेप्रिशिएशन ऑन इक्विपमेंट कितना है? 6,000। अच्छा, और देखो हम लोग बैलेंस शीट में क्यों लेस करके नहीं दिखा रहे? क्योंकि हम लोग डिप्रीशिएशन से पहले क्लोजिंग बैलेंस में क्योंकि गिवन था तो हम लोगों ने वो लिख लिया था, तो नहीं दिखा रहे। अगर हम लोग ऐसे दिखाते 21,000 फिर +15, ऐसे ही बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं कि ओपनिंग देन प्लस परचेज लेस डिप्रीशिएशन और क्लोजिंग वाला 30 आएगा। बिल्डिंग का देखो, हाँ 2,000 डिप्रीशिएशन बाई डिप्रीशिएशन 2,000। कहाँ लिखोगे? इनकम एक्सपेंडिचर टू डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग 2,000 हो गया। अब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर कैसे मिलेगा? क्योंकि बैंक तो था नहीं कि बैंक का बैलेंस मिलेगा। तो कितना है? ओपनिंग तो दिया था, स्कीम था ये है 94,500। हाँ, और ये वाला कहाँ लिखोगे? क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में लिखो, कैश बोल के 9। अब इनकम एक्सपेंडिचर को चेक करो। 87,700 इनकम साइड। तो टू सरप्लस 10,000। अब इसको लिखो कैपिटल फंड में ऐड करके 10,200। 1,90,500। 2,04,200। बस इधर वाला चेक करना। टेलीग्राम 2,04,000। तो ये क्वेश्चन भी देखो, है तो छोटा सा लेकिन इसमें भी काफी सारा चीज था। ठीक है कि कहाँ पर रिसिप्ट पेमेंट में क्या जाएगा, कहाँ एडजस्टमेंट देखना, लेकिन कितना छोटा सा है। देखो क्वेश्चन देखने से लगेगा कि कितना जल्दी हो जाएगा, लेकिन आज दो क्वेश्चन दोनों ही टाइम टेकिंग था। देखो 1.5 घंटा में थोड़ा कम लगा। और एग्जाम में तो तुम लोग को प्रॉपरली पूरा इन द बुक सब ये सब लिख के आना है, रुपीज डेबिट क्रेडिट लाइन टानना है। ठीक है, तो उतने समय के अंदर वो सारा चीज कवर करना है। अच्छा, तो इलास्ट्रेशन 8 अभी स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ना काफी सारा एडजस्टमेंट है। मतलब एक वाइटल पॉइंट है तो उसमें टाइम लगेगा। उसको स्टार्ट करेंगे तो अभी कम से कम उसमें भी इसके जैसा ही टाइम लगने वाला है, तो 7:30 बज जाएगा। तो इससे अच्छा है
हम लोग जो एमसीक्यू लास्ट क्लास स्टार्ट किए थे ना, 5 एमसीक्यू किया था हम लोग, है ना, तो उसको ही आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। बोल रहा है कि एडजस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन शैल बी एडजस्टेड इन फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओनली इन वन प्लेस। हमेशा एडजस्टमेंट क्या होता है, दो जगह पे जाता है, उसका रीजन क्या है? जर्नल एंट्री ही नहीं हुआ, तो जर्नल एंट्री होता है तो उसमें क्या होता है, समथिंग डेबिट टू क्रेडिट, तो फिर दो जगह पे तो एडजस्टमेंट होना ही चाहिए, डेबिट एक जगह पे जाएगा और क्रेडिट दूसरे जगह पे जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा दो जगह पे हमेशा एडजस्टमेंट होता है, चाहे एनपीओ बना लो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फाइनल अकाउंट्स बना लो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज का बना लो, ठीक है। अच्छा, तो फिर ये हम लोग का क्या हो गया, फॉल्स। अच्छा, उसके बाद वाला, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस इनकर्ड आर मोर देन द टूर्नामेंट फंड, देन द एक्सेस टू बी शोन एज एन एसेट इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट। बोलो इसको फिर कहाँ दिखाते हैं, बोलो। एक्सपेंडिचर में फिर हम लोग इसे चार्ज कर देंगे, है ना, एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे, इसका हम लोगों ने लिखा था ना। उसके बाद मैच एक्सपेंसेस वाला क्वेश्चन किया था जिसमें 5000 ऐसा ही एक्सेस हुआ था एक्सपेंसेस फॉर नॉन प्रॉफिट organization. Excess of income over expenditure in the income and expenditure account is termed as false, क्योंकि प्रॉफिट तो बोल ही नहीं सकते हो वो, अब इसके बाद डेफिसिट हो या सरप्लस वो तो देखना ही है हमें, बट ये प्रॉफिट लैंग्वेज ही तो हम लोग का सूट नहीं कर रहा है ना, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर ये है, इसको सरप्लस बोलते हैं। अच्छा, तो ये फॉल्स, सरप्लस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग इट्स मेंबर, मेंबर लोग थोड़ी ना लेके जा सकते हैं, तब तो प्रॉफिट हो जाता है, इसको बिजनेस में, जो बिजनेस बोल रहे जिस पर्पस में एनपीओ बना है उसी पर्पस पे लगा। टूर्नामेंट फंड, बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड इज बेस्ड ऑन द फंड बेस्ड अकाउंटिंग। हाँ, इसके लिए हमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग का यूज करना चाहिए, ठीक है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब जहां पर बोला हुआ है कि कौन सा फंड कहाँ जाता है, कौन सा लाइबिलिटी होगा, कौन सा क्या होगा, वैसे सारा फंड ही लाइबिलिटी होता है। सब्सक्रिप्शन फीस refers to the one time fees paid by member to get admission for the benefit of the club। सब्सक्रिप्शन जो है वो कभी वन टाइम नहीं होता है, चंदा तो देखो जब किसी चीज का जरूरत हुआ तो फिर वो लोग सब्सक्रिप्शन मांग लेंगे, ठीक है, कि ये पर्पस फुलफिल करना है तो सबको इतना 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 चंदा देना पड़ेगा, तो ये कभी वन टाइम फीस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और वैसे भी एडमिशन के लिए जो लिया जाता है उसको एंट्रांस फीस बोल सकते हैं या फिर उसे मेंबरशिप फीस बोल सकते हैं, बट एडमिशन फीस नहीं बोल सकते, सॉरी, उसे सब्सक्रिप्शन फीस नहीं बोल सकते। फिर टोकन पेमेंट undertake a service which would normally be paid in case of profitable organization is termed as honorarium। honorarium का मतलब, অনারেরিয়াম मतलब क्या होता है, অনারেরিয়াম কে বাংলাতে বলে সম্মানে কিছু দেয়া, মানে সাম্মানিক ভাতা বা কিছু এরকম, ঠিক আছে, মানে সম্মানে দিলাম, তাহলে পরে বলো, मतलब किसी को सम्मान देने के लिए हम लोग वो दे रहे हैं, वो मांग नहीं रहा है कि मैंने ये किया मुझे दे दो, ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं कि इसने इतना कुछ इन्होंने किया है तो हमारे तरफ से ये एक उनके लिए भेंट है, ठीक है, इसको बोलते हैं। হ্যাঁ, তো এটা কি বলেছে, टोकन पेमेंट ना, এটা দেখে শুধু বলো না, হচ্ছে टोकन पेमेंट मेड टू पर्सन, हम लोग किसी पर्सन को टोकन पेमेंट कर रहे हैं, पहला बात है टोकन पेमेंट का मतलब कुछ पैसा दे रहे हैं, ठीक है। वो वॉलेंटरीली, वॉलेंटरीली का मतलब क्या है, स्वेच्छाएं, अपने मन से, ठीक है, मतलब किसी ने बोला नहीं है, अपने मन से जो काम कर रहा है उसको बोलते हैं वॉलेंटरी, वॉलेंटियर नहीं होता है। पूजा वूजा में नहीं देखते हो वॉलेंटियर, पूजा कोई मैच चल रहा है कोई स्पोर्ट्स, तो वॉलेंटियर नहीं रहते यहाँ, वो मतलब लगा के घूमते रहते हैं, हम लोग वॉलेंटियर है, तो वॉलेंटियर है तो क्या है, मतलब आप कुछ लेने के लिए काम नहीं कर रहे हो, कुछ देने के लिए ही कर रहे हो, ठीक है। तो वॉलेंटरीली उन्होंने कोई सर्विस प्रोवाइड किया, जो सर्विस नॉर्मली पैसा दिया जाएगा, अगर कोई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन उनसे करवाता तो उसके लिए वो पैसा देता या वो पैसा लेते, तो ये फिर ट्रू हुआ ना।
तो बोल रहे हैं कि मान लो इनको अकाउंट्स आता है, बोला हम अकाउंट संभाल देंगे, ठीक है पूरे साल, इन्होंने कुछ लिया नहीं, ठीक है, मान लो एक पर्सन है तो उन्होंने कुछ नहीं, कहीं और अकाउंटेंट बन के जाते तो उन्हें कुछ सैलरी मिलता, या कुछ नहीं मिलेगा, एनपीओ है ना भाई, कुछ दे दो, लेने के लिए नहीं आओ, ठीक है। एन इंश्योरेंस कंपनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बोलो इतना इंश्योरेंस कंपनी का नाम सुने हो, बोलो होगा। तो ये लोग क्या प्रॉफिट नहीं कमा, मतलब ये लोग क्या चैरिटेबल है? नहीं, ये कभी भी चैरिटी नहीं करता। बजाज इंश्योरेंस, ये वो कितना, आईसीआईसीआई का इंश्योरेंस, तो ये लोग कौन सा चैरिटी करते हैं? ये चैरिटी थोड़ी करते हैं, हमें स्कीम देते हैं कि भाई आप ये पैसा दो, आपका अगर ये हो गया वो हो गया तो आपको क्या मिलेगा, इसके बदले ये मिल जाएगा, ठीक है। आप मर गए तो मिल जाएगा, हाथ पैर टूट गया मिल जाएगा, या फिर आपने अगर कुछ और इंश्योरेंस किया है जैसे पढ़ाई लिखाई के ऊपर तो वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब पार्ट अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस विच इज टू बी कैपिटलाइज्ड शैल बी डिस्क्लोज्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैपिटलाइज्ड होने पे कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट। बोथ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करेंट एंड प्रीवियस ईयर आर रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉल्स। करेंट ईयर का दिखाएंगे लेकिन प्रीवियस ईयर का तो नहीं दिखाएंगे ना, क्योंकि ये तो एक्रूअल बेसिस पे बनता है, क्या इनकम एक्सपेंडिचर। Amount received as donation by a non-profit organization under the will of a deceased person is termed as legacy. तो अगर legacy का मतलब पता है तो ही बोल सकते हैं। legacy का मतलब यही है जो लिखा हुआ है, बोल रहा है, हाँ यही होता है, मतलब ये ट्रू लिखा हुआ है एक्चुअली। तो बोल रहा है कि कोई, अरे विल नहीं होता है घर का, जैसे मान लो, मतलब हम लोग का क्या सिस्टम है कि ट्रांसफर होता है ना, जैसे मान लो दादाजी से पापा को ट्रांसफर होगा, ठीक है, पापा से फिर उनके बेटे को, आजकल बेटा बेटी सबको ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो वो विल में लिखा लिखा सकते हैं हम लोग कि हम, अगर कोई चाहे तो बोल सकता है कि हम अपना ये जो प्रॉपर्टी है ये हम अपने बच्चे को नहीं देके डोनेट कर देंगे, ठीक है। तो वो डिजीज्ड पर्सन मतलब जो मरने वाले, वो उन्होंने अपने विल में लिखवा दिया कि हम ये चीज जो है एनपीओ को डोनेट, इस एनपीओ डोनेट करके जाना चाहते हैं, तो उस चीज को बोला जाता है उनका लीगेसी, बोलते हैं उसको इंग्लिश, ठीक है। तो ये ट्रू है। फिर 17 में देखो, वेयर ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैज ए सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी, जैसे हम लोगों ने दो क्वेश्चन किया, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एक आज वाला भी था, और शायद और एक क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने ट्रेडिंग वाला पॉइंट देखा था, द प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट शैल बी ट्रांसफर टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। मतलब जब हम लोग कंसोलिडेशन का मतलब क्या, जब ट्रेडिंग के साथ इनकम एक्सपेंडिचर को मिलाएंगे तो फिर कैसे करके मिलाते हैं, उसका जीपी ले जाके उसमें लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न concentrate their efforts to maximize the profit earning avenues, मतलब बोल रहा है जो एनपीओ वाले हैं, नहीं पढ़ो, नॉन प्रॉफिट, बोल रहा है कंसर्न कंसेंट्रेट देयर एफर्ट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट अर्निंग एवेन्यूज, तो प्रॉफिट अर्न करने में वो कंसर्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। प्रॉफिट तो कमाना है, प्रॉफिट लेके नहीं जा सकते हो घर, लेकिन कोशिश तो करना पड़ेगा कि सरप्लस जनरेट हो। अब वो सब्सक्रिप्शन करके करो, डोनेशन लेके करो, जाके किसी को पकड़ो, ग्रांट लाओ, कुछ भी करो, कोई लीगेसी है वो लेके आओ, कुछ भी करो, कुछ भी करके तो सरप्लस तो फंड बनाना है ना, तो फिर नहीं तो कैसे चलाओगे अपना एनपीओ, कैसे चलाओगे, पैसे बिना कैसे चलेगा, बोलो नहीं चलेगा ना। तो वही चीज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ऑल द रिसिप्ट आर ऑफ रेवेन्यू नेचर इन केस ऑफ, हाँ तो बोल रहा है ऑल द रिसिप्ट आर ऑफ रेवेन्यू नेचर, এটা কি বলেছে, रिसिप्ट, ऑल द रिसिप्ट आर ऑफ, नहीं ऐसा थोड़ी है, कैपिटल नेचर का भी तो हो सकता है, तो ये हाँ एसेट हो सकता है, कुछ और हो सकता है। देयर इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नहीं ये किस में होता है, रिसिप्ट पेमेंट में होता है, ये हम लोग का क्या है, कैश। ओपनिंग जो होता है वो क्या होता है, कैश या बैंक बैलेंस होता है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू स्टूडेंट आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट विल बी डेबिटेड टू,
ওগুলো হয়ে গেছে। ये सब हो गया था ना, करवा दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये तो कर लिया था, फिर हम लोगों ने 5 वो किया था। ठीक है चलो यहाँ तक ही करते हैं। इलास्ट्रेशन 8 ही सिर्फ रह गया, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, और क्या करे, रह गया सो रहेगा। नेक्स्ट दिन ये और इसके साथ कुछ और जुड़ जाएगा। ठीक है, आज इतना ही।